दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। इसके 4 टुकड़े होंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने गैसेस और थोड़ा सा लिक्विड को, लिक्विड अगर आपके फिजिक्स में सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी हो चुका हो तो मैं उसकी लिबर्टी लूंगी। किसी भी गैस फॉलो जो करती है लॉज उसको पकड़ना है। अब गैस लॉज में आप एवोगैड्रो लॉ पहले ही कर चुके हैं, डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आप कर चुके हैं, इसकी सिर्फ एक लाइन डिस्कस करूंगी। तो मेरे लिए चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एमोंटॉन्स लॉ, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और प्रेशर एक्चुअली में नापते कैसे, हम बड़ा चलते चलते बैरोमीटर मैनोमीटर शब्द बोल देते हैं, बट ये होते क्या है, प्रेशर नपता कैसे है वो देखेंगे। यानी गैसेस कैसा बिहेव करती हैं ये चैप्टर उसी के बारे में है। सॉल्यूशन कैसा बिहेव करती है राउल्ट्स लॉ बताता है। दो चीजों की सॉल्यूशन कैसे बिहेव करती है राउल्ट्स लॉ दिखाता है मेरे को कि उसमें पार्शियल प्रेशर इज कंट्रीब्यूटेड बाय वन कंपोनेंट और उसकी इक्वेशन आपको पता ही है क्या, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। लेकिन गैसेस कैसे बिहेव करती हैं उसके लिए हमें अब पढ़ना है। पहली बार मुझे पता चलता है ऑन पेपर कि गैसेस का एक बिहेवियर देखा गया कि अगर टेम्परेचर को मैं कांस्टेंट रख दूं फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, यानी जितनी गैस है वो फिक्स है, गैस बड़ा घटा नहीं रही मैं, गैस का अमाउंट जितना भी लिया मैंने, एक बैलून में सपोज मैंने एयर ब्लो की हुई वो भी गैस ही है, अगर उस बैलून के अंदर जो गैस मैंने डाली उसको टाई कर दिया मींस अमाउंट इज फिक्स्ड, आई एम नॉट एडिंग मोर अमाउंट। तो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे मैं उस बैलून को एक्सपीरियंस करूं, इफ ऑन कांस्टेंट टेम्परेचर गैस का अमाउंट फिक्स्ड है, amount of gas is fixed, then pressure is inversely proportional to volume। ये आप सदियों से सुनते आ रहे हैं, ली चैटलियर में हम वैसे ही घुसा देते हैं। The moment you increase the pressure, volume is going to decrease। प्रेशर और वॉल्यूम किसी भी गैस के लिए हमेशा इस रिलेशन में रहते हैं। ओके, देन इट मींस यहां पर मैं कांस्टेंट लाती तो कह सकती थी पीवी इज कांस्टेंट। पीवी इज कांस्टेंट का मतलब क्या है, P1 V1 का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा बशर्ते टेम्परेचर कांस्टेंट है और अमाउंट ऑफ गैस इज फिक्स्ड। तो इफ P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, समझ में आ गया क्या मतलब है? इसका मतलब है आपके साथ एक क्वेश्चन आ जाता है, एक बलून है जो सी लेवल पर है, बैलून सी लेवल पर है, उस वक्त उसका प्रेशर, सी लेवल के प्रेशर आपको क्वेश्चन में दिए जाएंगे और जो याद करने होंगे वो बताए भी जाएंगे। बैलून अगर सी लेवल पे तो उस पे लगने वाला प्रेशर कितना है आपको कांस्टेंट मिल गया और उसका वॉल्यूम पता है। उस सी लेवल से 10 मीटर ऊपर अगर मैं ले गई, नया प्रेशर ये था, अब बताइए बैलून का नया वॉल्यूम क्या होगा, समझ लेंगे क्या यूज होना है। P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये मेरे को बॉयल्स लॉ से मिलता है स्टेटमेंट। इफ दिस इज सो, खैर ये इसमें आपने गलती करनी है तो थोड़ी सी इसी में करनी है कि आप ये भूल जाएंगे कांस्टेंट टेम्परेचर था और अमाउंट ऑफ गैस फिक्स था। नाउ क्योंकि कैसे कह सकती हूँ, मैंने बैलून में और एयर ब्लो करी, एयर का प्रेशर बढ़ा, उसका तो वॉल्यूम बढ़ गया। आपको स्टेटमेंट देके मैंने कंफ्यूज ही तो करना है। सपोज आई एम हैविंग अ बैलून, आई एम ब्लोइंग मोर एयर से क्या होगा, प्रेशर ही तो बढ़ेगा। आप जानते हैं गैसेस के केस में कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट इट्स प्रेशर। तो लो जी, आपने बैलून में और गैस भरी, बैलून तो और एक्सपैंड हो गया, प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ रहा है मैम, बॉयल्स लॉ तो डिसओबे हो गया। क्या गलती करी मैंने इसमें, मैंने अमाउंट ऑफ एयर बढ़ाया, मैंने और एयर ब्लो की तब बढ़ा। तो तब आप कहो नहीं प्रेशर बढ़ाते जा रही हूं मैं एयर का, या गाड़ी के टायर में मैं और पे और प्रेशर बढ़ाती जा रही हूं, गाड़ी का टायर का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, नहीं बॉयल्स लॉ तो आप गलत पढ़ा गए। नो, उसमें आप प्रेशर थोड़े बढ़ा रहे हो, उसमें अमाउंट ऑफ गैस बढ़ा रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो, फिर तो प्रेशर बढ़ेगा ही। इट्स फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। उसी बैलून को सी लेवल पे रखोगे वॉल्यूम कुछ और होगा, उसी बैलून को 10 मीटर ऊपर ले जाओगे, सी लेवल से 20 मीटर ऊपर ले जाओगे, उस बैलून का वॉल्यूम कुछ और होगा। ये मतलब है बॉयल्स लॉ का। क्लियर? अब अगर ये मतलब है तो चलो जी, मेरे पास स्टेटमेंट आ गई, PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। दिस चैप्टर इज मोस्टली अबाउट ग्राफ्स, मोस्टली अबाउट ग्राफ्स। तो अगर P और V में मेरे को बनाना है ग्राफ तो उससे इस तरह का एक हाइपरबोला आता है। व्हाई आई एम सेइंग इट आइसोथर्म, बिकॉज इट इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसी तरह से इफ P और V में मैं बनाना चाहूं, P और 1/V में, नॉट V, क्या है 1/V, तो P और 1/V तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए, दिख ही रहा है मेरे को ऊपर जो मैंने स्टेटमेंट लिखी। तो P और 1/V में ग्राफ विल बी दिस, एंड PV और P, पीवी और पी ग्राफ का क्या मतलब है दिखाऊंगी, क्या क्वेश्चन आता है डीपीपी में। आप देखेंगे आपको ग्राफ के बड़े इंटरेस्टिंग, ग्राफ का सेक्शन ही मैंने अलग दिया है इस डीपीपी में कि ग्राफिकल एप्टीट्यूड अलग ही लेवल पे प्रिपेयर करना है आपको।
तो पीवी आप प्रेशर कितना ही बढ़ाते जाओ, बॉयल्स लॉ कहता है पीवी कांस्टेंट रहेगा, आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे उतना ही वॉल्यूम घटता जाएगा। सो पीवी और पी का ग्राफ विल बी दिस पैरेलल लाइन, इस एक्सिस से लाइन पैरेलल आएगी। क्लियर? लेकिन क्वेश्चन ये आएंगे, अब यहां दिमाग चलवाना है, बॉयल्स लॉ पढ़ा के ये है मेरे क्वेश्चन, 4 ऐसे ग्राफ और उन चारों में आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो जरा स्टार्ट करते हैं ग्राफ को। अब मुझे पता है बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट तो ये राइट, क्या बॉयल्स लॉ सही भी है? अलग अलग प्रेशर पे हमने वॉल्यूम मेजर किया उस सैंपल ऑफ गैस का एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और उस वॉल्यूम और प्रेशर को मेजर करने के बाद नोट किया। वेरीफाई करने के लिए हम लॉग की साइड जाते हैं, वो आसान होता है हमारे लिए करना। तो इस पे लगा दी मैंने लॉग दोनों साइड, लॉग पी इज इक्वल्स टू लॉग के नीचे है, डिवाइड वाला क्या हो जाता है माइनस, माइनस लॉग वी। ये इक्वेशन अगेन y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है। y किधर गया? y एक्सिस पे क्या लिया मैंने? log p, और x एक्सिस पे मैं क्या लेने में इंटरेस्टेड हूं? log v। तो अब मुझे दिख रहा है ना नेगेटिव का मतलब क्या है? स्लोप -1 गिरता हुआ, और इंटरसेप्ट किसके बराबर आएगा? इफ आई एम आस्क्ड दैट इज क्लियरली विजिबल टू यू। सो इस तरह से मेरे पास वैलिडिटी आई विच मैचेस विद एक्चुअल ग्राफ। जो वैल्यूज निकाली थी वो बिल्कुल इस ग्राफ से मैच कर गई, तो मैंने वैलिडिटी भी दे दी। अब समस्या यहां इतनी सी ये नहीं आ रही, समस्या कुछ और आ रही है। अब वो क्या है? ऐसे ही अगला ग्राफ भी देख लेते हैं लगे हाथों, कि आपने इसको किया, अगर PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट को लॉग लेते, क्योंकि लॉग तो किसी के बीच में भी ग्राफ पूछ लेंगे। ये है लॉग P और लॉग V, और ये ग्राफ किस किस के बीच में है? लॉग P और लॉग 1/V। तो 1/V है, तो मेरे को फिर अब देखिए इसको मैंने किया log P प्लस log V इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये उधर ले गई, एंड अगेन आई गॉट सिमिलर रिजल्ट। तो जब मेरे को log P और log V का ग्राफ मिल रहा है तो ये मिल रहा है, log P और log 1/V का ग्राफ मिल रहा है तो ये मिल रहा है। सेम मैथमेटिकल लॉजिक दैट y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी मिला, ये इंटरसेप्ट और स्लोप आपके सामने है। अब इसमें स्लोप पूरे में देख लीजिए, कोई तरीका ही नहीं है कि आपका नेगेटिव स्लोप आए। वहां पर भी पॉजिटिव था, यहां पर भी पॉजिटिव था, बट वो बात अलग है, एक log P log V था, एक log P log 1/V था। दोनों ग्राफ क्लियर सबको? बॉयल्स लॉ के अंदर चल रहे हैं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, अभी तक तो सिर्फ आप सुन रहे हो, अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और मेरे को बताना मैं सही हूं कि गलत हूं। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन क्या आता है? आपको एक ये ग्राफ दिया, क्योंकि ये आइसोथर्म्स हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे मेजरमेंट्स हो रही हैं, क्योंकि ये आइसोथर्म्स है तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच जब ग्राफ बनेगा, अभी हमने देखा हाइपरबोला बनेगा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता गया वैसे वैसे वॉल्यूम, अगर मैं यूं लूं, जैसे जैसे प्रेशर हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो यहां अगर आप देखो प्रेशर बढ़ने पे एक कोई देख लो दिस, तो प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम कम, प्रेशर घटा तो वॉल्यूम ज्यादा। ये तो पढ़ना आ रहा है सबको, ग्राफ रीड करना आ रहा है। अब अलग अलग टेम्परेचर्स पर जब मैं ग्राफ लाई तो इट इज T1 T2 T3। इस ग्राफ को मैं जो एक्सप्लेनेशन सोच के आई हूं, लेकिन इस ग्राफ को आपको अगर बताना होता इनमें से कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है, यस आई हैव मेंशन बट आई वाज नॉट श्योर, तो मैंने एक छोड़ दिया कि बच्चे बताएंगे। मेरा बोर्ड का आंसर कह रहा है T3 इज हाईएस्ट टेम्परेचर, उसको भूल जाओ। आपको क्या लगता है कौन सा टेम्परेचर बड़ा होगा? इस ग्राफ को देख के कुछ सोच पाएंगे? जनरली ज्यादा टेम्परेचर मतलब गैस के बिहेवियर के बारे में मैं सोचूं तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो उसका वॉल्यूम बढ़ने का चांस है, वॉल्यूम बढ़ने का अंदर तो वॉल्स पे प्रेशर बढ़ने का चांस है। ठीक है, ऐसा कुछ मेरे दिमाग में पहले से है। अगर मैं सेम प्रेशर पर तीनों ग्राफ के पॉइंट्स को काटती हूं, हायर द टेम्परेचर हायर शुड बी द वॉल्यूम, हाँ या ना नॉर्मल कंडीशंस में। तो किस टेम्परेचर पर सबसे बड़ा वॉल्यूम हिट किया मैंने? T3 पे, दैट इज वाई T3 इज हायर देन T2 और T2 इज हायर देन T1। ये सोच लाने में बस आज की क्लास लगेगी, सोच आ जाएगी आपको। T3 T2 T1 कैसे ढूंढा मैंने? किसी की इच्छा थी वो यहां से सेम वॉल्यूम पे भी पकड़ सकता था, बट मैं वो पकड़ूंगी जो सबसे आसान रहे। कोशिश यही करिएगा इजी को पकड़िएगा। तो
तो एक ग्राफ में तो मैंने आपसे एक्सप्लेनेशन ले ली, कोशिश कर ली। अब अगर मेरे बच्चे बता पाए नीचे वाले इस ग्राफ में भी इज दिस ट्रू, ये एक क्वेश्चन उठाया जिसमें 4 ग्राफ थे, चारों के नीचे T1 T2 T3 का ट्रेंड लिखा था और पूछा था इनमें से कौन सा मैच इनकरेक्ट है। तो मैंने उठा लिया, मुझे बताइए क्या ये T3 करेक्ट है सबसे ज्यादा? आप सोचो सेम प्रेशर पे आपने PV का प्रोडक्ट हिट किया, आपकी बार सेम प्रेशर पर PV का प्रोडक्ट हिट किया है और आपको पता है टेम्परेचर आप बदल रहे हो, टेम्परेचर बदल रहे हो तो PV बदलेगा। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? टेम्परेचर नहीं बदला तो PV कांस्टेंट रहेगा। अब आपने टेम्परेचर बदला तो PV बढ़ रहा है ना, और टेम्परेचर बदला तो PV बदल रहा है। तो यस, पहली बात तो ये बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग्स में ही ग्राफ बना है, बॉयल्स लॉ नहीं तोड़ रही मैं इसमें। एक प्रेशर पे मैंने हिट किया, टेम्परेचर 3 पे वॉल्यूम और प्रेशर का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा है। आप सोचो ये प्रेशर तो फिक्स है 2 एटमॉस्फेयर, 2 एटमॉस्फेयर पे अगर प्रोडक्ट जिसका सबसे ज्यादा रहा है पक्का उसका वॉल्यूम ज्यादा रहा होगा। प्रेशर तो तीनों केसेस में सेम बोल रही हूं 2 2 2, तो वॉल्यूम किसका सबसे ज्यादा आया होगा? जिसकी वैल्यू PV की सबसे ज्यादा है। जब इसमें वॉल्यूम की वैल्यू हाईएस्ट है, किसी गैस का हाईएस्ट वॉल्यूम कब होता है? जब आप उसको हीट बहुत ज्यादा कर रहे हो हाईएस्ट टेम्परेचर पे। तो हाईएस्ट टेम्परेचर अगेन T3 T2 T1, ये मेरे समझाने से समझ आ रहा है, घर जाके हिल जाएंगे। तो कोई ना कोई शब्द लिखिए इसके नीचे, कुछ लिखिए इसके नीचे, क्योंकि PV इज हाईएस्ट एट T3, दैट इज वॉल्यूम इज हाईएस्ट। इसका मतलब उसका वॉल्यूम हाईएस्ट है, P तो कांस्टेंट लिया है मैंने, एज्यूम ही किया, वॉल्यूम इज हाईएस्ट, देयरफॉर T3 इज ऑल्सो हाईएस्ट। ये मेरा तरीका है, मुझे समझ आ गया। आपको इसको कैसे तोड़ना है ये आपने समझना है। तो इस तरह से मेरे को यहां भी T3 T2 T1 मिल गया। अब आपके सामने है तीसरा ग्राफ। मुझे ये बताइए तीसरे ग्राफ में P और 1/V के बीच बनाया है मैंने ग्राफ। अगेन क्या वहां मैंने ठीक लिखा है T3 T2 T1? सेम प्रेशर पर 3 आइसोथर्म्स हैं, सबसे कम वॉल्यूम इस पर है, 1/V हो गया ना। 1/V की वैल्यू हाईएस्ट होने का मतलब क्या है? V इज लोएस्ट। इस पर मेरे को लोएस्ट वॉल्यूम मिला, लोएस्ट वॉल्यूम पे पक्का ठंडी गैस है, उसका टेम्परेचर सबसे कम है, तो T1 सबसे कम, देन T2 देन T3। इसको छूटे तो यानी अगर बॉयल्स लॉ है तो ये भी एप्लीकेबल होगा। एप्लीकेबल होने का मतलब क्या है? दो गैसेस, दो कंटेनर्स को मिक्स किया गया, नॉट दो गैसेस। सपोज दिस दो अलग अलग बल्ब्स हैं, एक का वॉल्यूम मुझे ये पता है, एक का ये पता है, इसमें गैस है इसमें गैस है, दोनों सेम टेम्परेचर पे रखे हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए कि सपोज थोड़ी देर बाद मैंने नॉब को खोल दिया, बीच में जो बीच में नॉब थी उसको खोल दिया, एंड इग्नोर वॉल्यूम ऑफ ट्यूब। ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको DPP में। ट्यूब के वॉल्यूम को इग्नोर करिए, तो नया प्रेशर क्या होगा गैस का वो बताइए। इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम मेरे को पता है, इसका प्रेशर और इसका प्रेशर मेरे को पता है, नया वॉल्यूम याद भी पता है, दोनों को ऐड कर दूंगी तो नया प्रेशर। ये बड़ा बेसिक सी इक्वेशन की यूज केस बता रही हूं। कई बार होगा दिस कंटेनर हैविंग 2 लीटर वॉल्यूम इज कनेक्टेड विद इवैक्यूएटेड कंटेनर। इवैक्यूएटेड का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है का मतलब क्या है? वैक्यूम है। वैक्यूम में मतलब इधर प्रेशर क्या होगा? 0, तो एक टर्म 0 होगी। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस अब आपको रिसीव हो सकते हैं, उसमें थोड़ा सा आपके साथ ट्रिक किया जा सकता है, विच यू विल रिसीव। आज क्वेश्चन डिस्कशन बिल्कुल नहीं। बॉयल्स लॉ से मुझे एक ही बात पता चलती है, अगर टेम्परेचर नहीं बदल रहे आप और गैस का प्रेशर बढ़ाते जाओगे तो वॉल्यूम घटता जाएगा। बस मेरे को इस पे बात करनी है। तो रियल लाइफ में ह्यूमन ब्रीदिंग लंग्स इसी बात पे काम कर रहे हैं। जो डीप ब्रीदिंग की बात मैंने हेनरी लॉ के दौरान भी आपको बोली कि ह्यूमन ब्रीदिंग इसी पे है। लंग्स जितनी एक्सपेंशन करेंगी वो प्रेशर उतना ही रिड्यूस होगा। लंग्स जितनी एक्सपैंड है, जो आपने एयर इनहेल की है उसका प्रेशर कम होगा। और जब आप लंग्स को स्क्वीज करते हैं तो उसमें प्रेशर बढ़ता है। वॉल्यूम घटा, प्रेशर बढ़ा, और तब आपकी लंग्स एल्वियोलाई में प्रॉपर ऑक्सीजन गैस का एक्सचेंज हो पाता है। तो ये ह्यूमन ब्रीदिंग भी एक्चुअली बॉयल्स लॉ पे ही है कि लंग्स जितनी एक्सपैंड प्रेशर उतना कम। तो डीप ब्रीदिंग में कोशिश होती है लंग्स को जितना हो सके आप स्क्वीज कर सके और फिर फाइनली एक्सपैंड भी कर सके।
सेकेंड इज स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग में मुझे पता है उस पर्सन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने वाला है, वाटर की एक बहुत भारी लेयर उसके ऊपर है, तो उसके ब्लड में गैसेस का डिसोल्यूशन होना ही होना है। उसको रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि जो एयर का वॉल्यूम है, जो एयर है नीचे जाके, उसका वॉल्यूम उतना ही स्क्वीज होगा, उतना ही कम होगा जितना प्रेशर भरेगा। उस हिसाब से हम वो जो एयर का वॉल्यूम कंटेनर में लेके जाना है उसको भी रेगुलेट करते हैं, कितना और क्या। ये भी आप थोड़ा बहुत चैप्टर सॉल्यूशन में देख चुके हैं कि डाइल्यूटेड एयर दी जाती है, तो वो सारा भी प्रेशर का ही खेल था और यहीं से पता चला था। तीसरा सिरिंजेस। सिरिंज में सोचो जो हम पीछे खींचते हैं तो क्या होता है, इंजेक्ट किया और पीछे खींचा, मैं आगे वाला तो बोल ही नहीं, पीछे खींचने से क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम हो जाएगा तो जो ब्लड वेसल के अंदर ब्लड है वो हाई प्रेशर से, हर जगह आप देखोगे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही जा रही है गैस या लिक्विड। हाई प्रेशर एयर जो है, जैसे ही मैंने सिरिंज को खींचा, ब्लड वेसल के कंपैरिजन में सिरिंज के अंदर वॉल्यूम बढ़ाते ही प्रेशर घट गया और ब्लड विल ऑटोमेटिकली फ्लो इनटू द सिरिंज। ये आपने रोजमर्रा की जिंदगी में देखा होगा। वहां पर भी बॉयल्स लॉ लग रहा है, देयर इज नो एंड टू द एप्लीकेशन। बहुत कुछ है आपके चारों तरफ जहां आप ये सारे छोटे छोटे देख रहे हैं चेंज। एट द एंड ऑफ द डे ये भी बहुत इजी लॉज में आएगा। सो आ जाती हूं मैं चार्ल्स लॉ पे। चार्ल्स लॉ पे आइसोबार्स हैं। आइसोबार्स मतलब कांस्टेंट प्रेशर। अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट रखूं एंड गिवन मास ऑफ अ गैस, अगेन गैस का मास बदल दिया तो तुमने सब बदल दिया। तो मास नहीं बढ़ाना घटाना, इसको सुनना पड़ेगा, ये इतना स्ट्रेट नहीं है, इसको सुनना पड़ेगा। जहां मैं पहुंचाऊं उसके बाद मैं टाइम दे दूंगी, नोट कर लेना। इसको सुन लो, फिर आगे तो इस पे कॉपी मारना है मैंने। अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे किसी गिवन मास ऑफ गैस का वॉल्यूम इंक्रीज बाय, उस गैस का वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होता है, बट अभी इंक्रीज बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेस बाय 1/273 टाइम्स ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड विद व्हाट, विद टेम्परेचर इंक्रीज। यानी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड गिवन मास ऑफ अ गैस, its temperature increases by 1/273 times of its volume at 0 degree centigrade for every 1 degree rise or fall in temperature। इसका शुद्ध मतलब बताती है। एक गैस जिसका प्रेशर कांस्टेंट है, उस गैस का टेम्परेचर आप एक डिग्री करके बढ़ा रहे हो सकता है आपने 10 डिग्री बढ़ाया घटाया, हर डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पे, ये तो आप लोगों ने थोड़ी देर पहले बता ही दिया भाई, गर्मी है तो टायर एक्सपैंड होगा। हर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पे गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, हर 1 डिग्री घटने पर गैस का वॉल्यूम घटेगा। एक डिग्री के राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर के साथ पर डिग्री 1/273 टाइम्स वॉल्यूम का चेंज होगा, इंक्रीज या डिक्रीज डिपेंड करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उस गैस का एट एनी टेम्परेचर आपको वॉल्यूम रिपोर्ट करना है। और उसके में कैसे रिपोर्ट करना है? जो उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम है, पहले तो वो लिखो। वो गैस 0 डिग्री पे कितना वॉल्यूम दिखाती होगी, x लिख लिया। अब आपको किस टेम्परेचर पे चाहिए? टेम्परेचर T पे। टेम्परेचर 0 डिग्री के बाद जितना भी तुम इंक्रीज करोगे, 1 डिग्री इंक्रीज करोगे तो उसमें कितना वॉल्यूम ऐड होगा? 1/273 टाइम्स ऑफ V0। 2 डिग्री करोगे तो 1/273 इंटू V0 इंटू 2। हर 1 डिग्री पर इतना वॉल्यूम अफेक्ट होगा। टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाया तो इतना ही वॉल्यूम घटेगा। तो 1 डिग्री का प्लस थोड़ी करती रहूंगी, इंटू T। तो ये तो हुआ फॉर्मूला, लेकिन मेरे को नहीं जमा। 1-2 केसेस अप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि यहां कंफ्यूजन होगा, इसलिए पेन छुड़वाया पहले। अगर मेरे को -1 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसी गैस का वॉल्यूम चाहिए, 0 डिग्री पे कितना था? V0, विच इज अ फिक्स थिंग, विच इज अ कांस्टेंट थिंग, प्लस 1/273 टाइम्स ऑफ V0। कितना टेम्परेचर बढ़ाया? मात्र 1 डिग्री। लेकिन कौन सा डिग्री बढ़ाया? माइनस। तो यहां -1 के तो ये साइन अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। यानी कि अब नया वॉल्यूम पुराना स्टैंडर्ड 0 डिग्री वाले वॉल्यूम से कम आएगा। ठंडा किया है गैस को भाई, 0 से -1 लेगे तो वॉल्यूम तो घटेगा। कितना घटेगा? इसी तरह से अगर मेरे को गैस का वॉल्यूम 10 डिग्री करना था तो इंटू 10 किया मैंने, राइट। इसी तरह से गैस का वॉल्यूम
अगर मेरे को नापना है वो टेम्परेचर जो अर्थ पे पॉसिबल ही नहीं है, भाई तुम कोई फॉर्मूला दे रहे हो तो फिर मैं उसका फायदा तो उठाऊं ना, लैब जा जाके थोड़ी देखने वाली हूं। तो 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम पर, माइनस 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम पर मेरे को ऑन पेपर चाहिए। लैब क्या, अर्थ पे मैंने टेम्परेचर किसी गैस का आज तक मेंटेन ही नहीं कर पाई। तो क्या करूंगी मैं इस फॉर्मूले से, V0 जो भी प्रेशर, जो भी वॉल्यूम दे रखा होगा इस टेम्परेचर पे, माइनस नेगेटिव मैंने अब पहले ही लगा दिया क्योंकि बच्चों को इतना पता होना चाहिए कि हम ठंडा कर रहे हैं गैस को, माइनस 1/273 टाइम्स ऑफ V0 फॉर एवरी डिग्री चेंज। एंड नाउ हाउ मच आई एम चेंजिंग, 273.15। थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देते हैं। तो इस पूरे को जब कैलकुलेट किया, और आपके सामने कैलकुलेशन क्या आने वाली, देखना जीरो आएगा RHS, चेक इमीडिएटली, कट कटा के जीरो ही बचना है, बड़ा सिंपल दिख रहा है, जीरो। पहली बार साइंटिस्ट चार्ल्स ने एक रिवोल्यूशनरी इंफॉर्मेशन दी, minus 273.15 is a temperature where volume of a gas is zero. What is the meaning of zero then? No gas exist? भाई अगला सवाल सामने वाला कहेगा तो गैस बदल लेते हैं यार, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम जिसको तुम कभी ठंडा ही नहीं कर पा रहे, परमानेंट गैस का दर्जा दे रखा है, ये कहां से पता चला? अगली क्लास होगी KTG, आइडियल गैस और रियल गैस, वहां बात होगी। हीलियम और हाइड्रोजन तो कभी कंप्रेस ही नहीं होती, तभी तो जितने बलून्स मिलते हैं, हीलियम बलून मिलते हैं, आप घर पे लाओ 2 महीने तक वो सिकुड़ता नहीं है, ऐसे कैसे रहता है? बिकॉज उसका कंप्रेस होना, वो लिक्विफाइबल नहीं है। तो हीलियम गैस क्या, नाइट्रोजन गैस क्या, कोई भी गैस उठा के ले आए, माइनस 273 पर हर गैस का वॉल्यूम दिख ही रहा है कितना आएगा, जीरो। दैट इज द रिवोल्यूशन चार्ल्स लॉ की। पहली बार हमको पता चला कि गैस माइनस 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कोई गैस एग्जिस्ट नहीं करती, ये यहां से आया। अभी हम समझ रहे हैं, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, तो फोकस यही रखिएगा, अभी इसको नोट करने के चक्कर में मत लगिएगा। यानी ये वो टेम्परेचर निकल के आया जब प्रैक्टिकली कोई गैस एग्जिस्ट नहीं करती, और यहीं से ऑल गैसेस, ये इंफॉर्मेशन आई, हर गैस माइनस 27 एग्जिस्ट नहीं करती का मतलब उड़ जाती है क्या, खत्म हो जाती है? नहीं, लिक्विफाई हो जाती है। हर गैस इस टेम्परेचर के आने से पहले पहले लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट गैसियस स्टेट, सो नो गैस एग्जिस्ट। यहीं से साइंटिस्ट चार्ल्स को ये इंफॉर्मेशन मिली, यहीं से केल्विन स्केल बना। आप जानते हैं 273.15 अब डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। इट्स नॉट कोइंसिडेंस, एक्चुअली केल्विन स्केल यहां से पैदा हुआ कि जब कोई गैस एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है किसी भी चीज के लिए बियर करने को, भाई किसी भी गैस के लिए, तो स्केल का जीरो यहीं से बनाए। स्केल का जीरो तो मिनिमम वैल्यू से बनता है, तो मिनिमम वैल्यू किसी गैस के लिए क्या होगी, माइनस 273.15। तो यहीं से ये वैल्यू आई, एंड लेट्स सी क्या आया। अब इसका ग्राफ देख रही हूं मैं, ग्राफ यहां पे क्या है, वॉल्यूम, यहां क्या है, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड देखा, आइसोबार बनाया इसी लॉ के हिसाब से, और जैसे जैसे टेम्परेचर घटता गया, गैस ठंडी होती गई, सिकुड़ती गई, यहां तक तो लैब ने पहुंचा दिया, शायद -100। इसके बाद लैब क्यों पहुंचाए भाई, इतना खर्चा, टाइम, रिसोर्सेज क्यों लगाऊं? जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो एक्स्ट्रापोलेट कर दो, कर दिया मैंने एक्स्ट्रापोलेट, और ये टेम्परेचर एक्स्ट्रापोलेशन से आया मेरे पास। ये लाइन यहां आके टकराई माइनस 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब किसी गैस को, या ज्यादातर गैस यहां लिक्विफाई होगी, कोई यहां होगी, लास्ट शायद यहां होगी, कोई स्पेशली आया कुछ तो यहां होगी, इसके आगे नहीं हुई। एक्स्ट्रापोलेट करके मेरे को मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर मिला, इसीलिए इसको चार्ल्स ने क्या दिया, एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो टर्म इज गिवन बाय साइंटिस्ट चार्ल्स। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब यही है केल्विन स्केल का ओके, नॉट इट इज एक्चुअली नॉट ओके, वो तुम जोक में कहते हैं ओके, इट इज जीरो केल्विन। कि अगर किसी गैस से पूछा जाए हाउ आर यू फीलिंग एट माइनस 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, इट विल से ओके, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि कोई गैस एग्जिस्ट ही नहीं करती इस टेम्परेचर पर। नो गैस कैन एग्जिस्ट एट दिस टेम्परेचर, इसीलिए इसको हमने जीरो केल्विन स्केल उठा लिया, जीरो केल्विन दे दिया। ध्यान दीजिए इस ग्राफ पे, अब different gases, same mass, same gases, different mass, every possible thing I have done,
मैं बढ़ा के देख लूँ मास, घटा के देख लूँ, दो अलग गैसेस ले लूँ, उनका मास अलग अलग कर दूँ, दो सेम गैसेस का मास अलग अलग कर दूँ, वट एवर पॉसिबल थिंग आई कैन डू आई विल डू. And again, I will come to the conclusion, zero volume is reaching only at minus 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड. तुम कुछ ही कर लो, सेम गैस का डबल मास कर दो, सेम गैस का आधा मास कर दो, एनीथिंग. ये बहुत बड़ा, मेरे लिए बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दे के गए साइंटिस्ट चार्ल्स. नोट करें उससे पहले आखिरी चीज, चार्ल्स खत्म करना है मेरे को, पहले इजी वे में लाना है. ये था चार्ल्स लॉ. गैस का वॉल्यूम एट एनी टेम्परेचर टी, उसका वॉल्यूम एट 0 डिग्री प्लस with every degree rise this much of temperature is affected, plus or minus depends. if this is so, अब जरा थोड़ा सा इसको अगेन डिराइव करते हैं. क्या मैं यहां पर ये लिख सकती हूं V0 by 273 इंटू टी. V0 कॉमन ले लिया, यहाँ ये कर दिया, ठीक है. इसके बाद अगेन एलसीएम लेके ये सब किया. अब मेरे को पता है डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15. मैंने आपको पहले ही कहा है, मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करना था बात को, ये वही है, इग्नोर कर रही हूँ 0.15 को. इसकी जगह तो कैपिटल टी आ गया, केल्विन का टेम्परेचर. जब इसकी जगह कैपिटल टी आ गया, 273 V0 और टी. क्या इसमें V0 किसी गैस के लिए कांस्टेंट है? यस. क्या इसमें 273 भी एक कांस्टेंट नंबर है? यस. तो अगर इन दोनों कांस्टेंट्स को हटा दूं तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. स्मॉल टी था चार्ल्स में, अब मैं उसको कैपिटल टी में ला के सिंपल टर्म्स में चार्ल्स लॉ को ले आई. वी टी इज प्रोपोर्शनल टू टी. वॉल्यूम एट एनी टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ाओगे ये बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओगे ये घटेगा. ठंडी गैस हमेशा कम जगह घेरेगी. सो अगर एक गैस का वॉल्यूम 200 डिग्री पे इतना है तो उस गैस का वॉल्यूम 400 डिग्री पे कितना होगा? दिस. गलती इसमें एक बहुत बढ़िया होती है, टेम्परेचर हम डिग्री सेंटीग्रेड में देते हैं और फॉर्मूला आप ये लगाते हो, क्योंकि चार्ल्स लॉ में तो डिग्री सेंटीग्रेड चलता है मैम, चलता है, लेकिन वो कौन से फॉर्मूले में चलता है और मैं कौन से फॉर्मूले में पुट कर रही हूँ, ये फर्क. तो एक वॉल्यूम एक टेम्परेचर का अगर मेरे को पता हो तो दूसरे टेम्परेचर का मैं वॉल्यूम ला सकती हूँ. कई बार होता है इस बैलून के वॉल्यूम को डबल करना है, बताओ कितने डिग्री पे लेके जाएं. तो पहला वॉल्यूम V1 है, दूसरा वॉल्यूम 2V1 है. तो पहला टेम्परेचर मेरे को दे रखा है, मैं दूसरा टेम्परेचर ला के दे दूंगी इजीली. छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं. तो इस तरह से आपके सामने चार्ल्स लॉ इस इजी वे आउट पे पहुंचा. नहीं, इससे पहले शायद जो लोग अगर नोट करना चाह रहे हैं वो नोट कर लें, और लगता है अब नोट करने की जरूरत नहीं है तो मैं फ्लो में एक्सप्लेन कर सकती हूँ. ग्राफ में हाउ कैन वी एक्सप्लेन कौन सा प्रेशर ज्यादा, कौन सा प्रेशर कम. इसके बाद अगेन मैं क्लास को स्पीड अप करूंगी. जिसको नोट करना हो साथ साथ करे, मैं रुकूंगी नहीं, मुझे फोकस चाहिए. अगर मैंने एक कांस्टेंट टेम्परेचर फिक्स कर लिया, जिस गैस का वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा उस गैस की वजह से लगने वाला प्रेशर सबसे कम होगा. बॉयल्स लॉ यही बता के हटाया. तो P1 हैज टू बी लेसर. तो वो ऊपर वाली लाइन को कहीं हाई प्रेशर नहीं करना, ये सोचे बिना तुम जवाब नहीं दे सकते जिस लाइन से हम सोच रहे हैं. सिमिलरली इसमें भी बात तो वही लगनी है. इसमें क्या फर्क है, कैपिटल टी हो या स्मॉल टी हो. कैपिटल टी है तो टेम्परेचर की सिर्फ मैग्नीट्यूड वैसे बदल रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो सेम है. तो इसमें और इसमें दोनों में बात एक ही लागू होगी, P1 P2 P3. हाँ, अगर आपको परेशान करना है तो हम इसका जो P1 P2 P3 लगा के कि क्या ये दोनों ग्राफ से मैच करता है, हाँ मैच करता है, क्योंकि हमने तो क्लास में भी ऐसा कर रखा है. बस समस्या शायद कोई यहां ना दे दे, इसे P3 कर दे, इसे P2 कर दे, इसे P1 कर दे, नहीं मैच करता, इनकरेक्ट मैच है. तो वो P1 P2 P3 वाली चीज में आपको ऐसे छोटे छोटे इविडेंट से चेंजेस कर करके परेशान किया जा सकता है. सो हमेशा ध्यान रखिए, जो लाइन ऊपर है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा है. ज्यादा वॉल्यूम का क्या मतलब है, पक्का उसका प्रेशर कम है. ज्यादा वॉल्यूम प्रेशर कम, कम वॉल्यूम प्रेशर ज्यादा. अंडरस्टूड? इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इस तरह से ये टुकड़े उठाने हैं. अब इसको लेके आखिरी चीज, सबसे बड़ा एक बहुत बड़ी चीज आपके चारों तरफ है, हॉट एयर बैलून्स. बहुत सुने होंगे आपने, जो ऊपर भेजे जाते हैं स्ट्रेटोस्फीयर तक या जहां तक भी, वेदर कंडीशंस के लिए, पोल्यूशन मेजर करने के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए, वहां पर उस ऊपर की एयर का पूरा एनालिसिस करने के लिए.
एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, हाँ या ना? ये लॉ यही बता रहा है, तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे गैस या एयर एक्सपैंड होगी. इफ एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग, हॉट एयर इज लेस डेंस. क्यों भाई? आज मेरे को इस बात की वजह मिल रही है, हॉट एयर लेस डेंस क्यों है, गर्म हवा ऊपर क्यों जाती है, एसी हमेशा वेंट ऊपर ही क्यों होता है? ये तो चलो हम यूं कह दें कि ये पैरों में अड़ेगा इसलिए हमने ऊपर लगाया, लेकिन आप बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स में देखते हैं वो बस वेंट होते हैं, वो वेंट नीचे भी तो हो सकते थे, वो वेंट ऊपर क्यों लगाए? मेंटेन करने आसान, साफ करने आसान, सर्विस करने आसान. भाई हॉट एयर इज लेस डेंस, तो गर्म हवा हमेशा कहाँ जाती है? ऊपर. अगर आपको कूलिंग करनी है तो ऊपर ही वेंट देने चाहिए, इसीलिए हमेशा वेंट ऊपर होगा. तो हॉट एयर इज लेस डेंस. क्यों? वॉल्यूम कम हो गया भाई. डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम. वॉल्यूम बढ़ गया, सॉरी. हॉट एयर मतलब टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ा, इसी लॉ से पता चला. वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी घट गई. डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम. डिनोमिनेटर बढ़ा रहे हो तुम गर्म करके, डेंस कम हुई, डेंस कम हुई तो फिर आपको पता है हल्की हो ही गई. अब हल्की होगी तो ऊपर उड़ेगी. इसीलिए हॉट एयर बैलून्स जो हैं ऊपर अपने आप उड़ जाते हैं, बस नीचे हमें उस एयर को कॉन्स्टेंटली गर्म करने के लिए एक फ्लेम देनी होती है. एक सिलेंडर के साथ एक फ्लेम दे दी, वो फ्लेम अंदर की एयर को हॉट करती रहेगी, बैलून और ऊपर जाता जाएगा एयर को डिस्प्लेस करके. सो इस तरह से आप यहाँ इस लॉ से बहुत बड़ी बात मेरे को हॉट एयर बैलून्स के बारे में पता चली. पहली बार अगर बनाया होगा तो यही लॉ सोच के बनाया होगा. तो यहाँ चार्ल्स लॉ को मैं एंड करती हूँ. बॉयल्स लॉ क्या था? पीवी इज कांस्टेंट. चार्ल्स लॉ क्या है? वी बाय टी इज कांस्टेंट. बिल्कुल सिमिलर कॉपी पे ये ग्राफ तो आप, ये वाले ग्राफ अब आप कर लेंगे. दिस वन ग्राफ इज योर होमवर्क. ठीक है, आई कैन इमेजिन इतने ग्राफ कर लिए, इसकी कोशिश आप कर लेंगे. डाउट आया तो मेरे पास आएंगे ही आएंगे. सो इस ग्राफ के अलावा क्या और कुछ रह गया इसके अंदर? मुझे लगा था खत्म हो गया, बट नहीं, जैसे हमने पहले किया बिल्कुल सेम. v बाई टी इज कॉन्स्टेंट. अगेन मैंने इसका लॉग लेके फिर मैंने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस सी बनाई. ये रहा आपके सामने. x एक्सिस पर आप log t प्लॉट करिए, y एक्सिस पर आप log v प्लॉट करिए. कांस्टेंट जो दे रखा है c वो आपको इंटरसेप्ट पे मिलेगा और स्लोप आपको दिख रहा है क्या मिलेगा. इस इक्वेशन से ग्राफ क्या आया? ये आया. तो दो लॉ हुए हैं अभी. ग्राफ की तादाद देखिए कितनी आ गई है. तो इस तरह से log v और log t के बीच ग्राफ हुआ. अब log v और log 1 बाई टी, log t और 1 बाई v, वो ग्राफ आपके मैथमेटिकल स्किल पे छोड़ा जाएगा. इससे ज़्यादा कराना जेई एडवांस के बच्चों के लिए लॉजिकल नहीं है, इतनी स्पून फीडिंग से नहीं होता. सो आपको ये भी ग्राफ दोनों मिल गए. ये ग्राफ आप सोच लेना. अगर किसी को अभी लगता है मैं जवाब तो नहीं दूंगी, दे वॉन्ट टू थिंक दे कैन, कि कौन सा प्रेशर बड़ा होगा. P1 V1 के सॉरी P1 P2 P3 तीनों में से कौन सा प्रेशर बड़ा होगा? इट विल बी योर जॉब. आगे चले. तीसरा लॉ जो आज पढ़ना है उसमें ये सेकेंड लास्ट है, बाकी तो आपके पढ़े हुए और सीधे मेरे को ग्राहम्स लॉ पे जाना है. एमॉन्टॉन्स लॉ, डिट्टो कॉपी चार्ल्स लॉ. बस चार्ल्स लॉ किस किस के बीच में था? वॉल्यूम और टेम्परेचर. एमॉन्टॉन्स लॉ किस किस के बीच है? प्रेशर और टेम्परेचर. सब कुछ सेम वही करते करते मैं वापस नहीं वो डिराइव कर रही कि मैं इसको ओपन करके ये कर दूं फिर वो सारा कुछ आ जाए. इनटू लग गया बीच में, सॉरी. हाँ, इसको तो यूं करना था. ठीक ही तो है, राइट. ऐसे करते करते एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसकी स्टेटमेंट. उसमें चार्ल्स में क्या कांस्टेंट रखा था? सोच लो. प्रेशर. यहां क्या कांस्टेंट रख रही हूं? वॉल्यूम. एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ गैस चेंजेस विद टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ाओगे प्रेशर बदलेगा. कितना? हर 1 डिग्री बढ़ने पर 1/273 टाइम्स ऑफ P0 बढ़ता जाएगा. हर 1 डिग्री बढ़ने पर प्रेशर इतना बढ़ता जाएगा. 10 डिग्री बढ़ाना है तो इंटू 10, 10 डिग्री घटाना है तो इंटू -10. सेम जो चार्ल्स लॉ पे लाइन कॉपी करी वही मैंने एमॉन्टॉन्स लॉ पे कॉपी कर दी. बट एमॉन्टॉन्स लॉ इज ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर. ये क्या होंगे? आइसोकोर्स. कांस्टेंट वॉल्यूम पे है ना, इसलिए दे आर
आइसोकोरिक ग्राफ्स, कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट। चलिए, तो इसमें भी वो सब करके फिर ये आ जाएगा, फिर बिल्कुल आ जाएगा, जैसे उसमें वीटी आ गया, इसके अंदर पीटी आ गया। P1 बाय T1 इज इक्वल्स टू P2 बाय V2। चेक, इज दिस करेक्ट? थोड़ा सोच के, क्या इस ग्राफ में दोनों वॉल्यूम्स का रिलेशन मैच करता है? सेम टेम्परेचर पर प्रेशर अगर ज्यादा है, पक्का वॉल्यूम कम हुआ होगा। ज्यादा प्रेशर का मतलब वॉल्यूम का सिकुड़ना। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? सो ये, क्योंकि चार्ल्स लॉ आपने इतना लंबा पढ़ लिया था, तो मेरे लिए एमोंटॉन्स लॉ एक स्लाइड पे आ गया, बताना ही कुछ नहीं पड़ा। सिमिलरली ग्राफ्स का होगा, सब कुछ सेम होगा। तो आप अब धीरे, इसको भी जब आप वो एक्स्ट्रापोलेशन करेंगे ना, मतलब वो मैं आपके दिमाग और मेरे क्वेश्चंस के लिए छोड़ना चाह रही हूँ, इसको भी जब आप एक्स्ट्रापोलेशन करेंगे, प्रेशर ऑफ गैस विल बी 0 एट -273.15। ऑब्वियसली जहां गैस नहीं एग्जिस्ट करती, तो वहां उसका प्रेशर कैसे एग्जिस्ट करेगा? यहां भी प्रेशर वही पड़ेगा आपका, एट -273.15 विल लैंड टू 0 प्रेशर। यस, क्योंकि गैस ही नहीं एग्जिस्ट करती। केल्विन स्केल यहीं से उठा था। तो ये आपके लिए खत्म हुआ एमोंटॉन्स लॉ। थोड़ा सा आगे चले, मुझे लगा एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस ले लेते हैं। 3 लॉ हो गए, गैस का बिहेवियर काफी कुछ आपको पता लग गया, तो क्यों ना एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन ले लेते हैं। इस कैटेगरी में कुछ अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, जो कोई जब तक एक बार दिमाग ना खोले ना, तब तक समझ नहीं आती बात। तो इस कैटेगरी के कई क्वेश्चंस मिलेंगे, तो मैं उस कैटेगरी को पकड़ रही हूँ। वी ऑल नो हीटिंग से गैस एक्सपैंड होगी, आप गर्म करोगे तो गैस एक्सपैंड होगी। अब सोचिए क्यों होगी भाई? बिकॉज मेरे पास तो लॉ है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मेरे को तो चार्ल्स लॉ मिला हुआ है इसको प्रूफ करने के लिए। फिर यानी कि किसी कंटेनर से गैस को अगर एक्सपेल करना है तो कंटेनर को हीट कर दो। एम आई राइट? हीट हुआ और गैस विल स्टार्ट एक्सपेलिंग। अगर मैंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लाई, यानी मेरे को परसेंटेज ऑफ एयर एक्सपेल्ड का बात करनी है, कितनी एयर एक्सपेल हुई। ये फॉर्मूला एक झटके में बहुत अजीब सा लगता है, क्या है? कितनी ली थी से डिवाइड करो। आप परसेंटेज निकालते तो क्या, वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ लेयर टेकन, वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन। नो, ये वो परसेंटेज नहीं है। अब ध्यान से सुनिए, क्या निकाल रही हूं मैं? कितनी गैस एक्सपैंड हुई। उसके लिए जरा मेरे साथ इस डायग्राम को विजुअलाइज करिए। ये बहुत क्वेश्चंस में दिखेगा, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं है। उसके लिए मुझे डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा मिला। 2-3 साल पहले ही मैंने ये डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन बनाया कि हर बार यूनिवर्सिटी के यही क्वेश्चन डाउट में आ जाते हैं। एक कंटेनर है जो बिल्कुल जस्ट मैं लेके आई, गैस थी उसके अंदर और ढका हुआ था, और मुझे पता है उसके अंदर कितनी गैस है। वॉल्यूम पता ही है, कंटेनर का वॉल्यूम और गैस का वॉल्यूम बराबर ही होगा। मैंने एकदम से ढक्कन हटाया, गैस को ओपन कंटेनर बना दिया, ओपन कंटेनर कर लिया उस कंटेनर को, गैस खुली अब है, और साथ में लगा दिया बर्नर, गैस को हीट करना शुरू किया। जो मेरे ग्रीन कलर के डॉट्स हैं वो गैस ओरिजिनली थी वहां पर। अब जैसे ही मैंने हीट किया तो गैस के मॉलिक्यूल येलो कलर के हुए और एक्सपैंड कहीं तक भी हो जाए, तो मेरे को जितने डॉट्स बनाने की जगह मिली मैंने बना दी। इतना गैस एक्सपैंड हो गई। क्या सारी गैस एक्सपेल होगी? नहीं, थोड़ी गैस तो अंदर भी रहेगी। तो एक्सपेल्ड गैस कितनी होगी वो तो पता है, लेकिन दिस एक्सपेल्ड गैस लगभग इतनी होगी। मेरे से ये डॉट्स छूट गए, मतलब एक अंदाजा आप लगा लीजिए इसका वॉल्यूम कितना ज्यादा होगा। सारी नहीं एक्सपेल हुई, कुछ गैस अंदर भी है। तो यानी हीटेड गैस का वॉल्यूम क्या होगा? अगर कोई मेरे को हीटेड गैस का वॉल्यूम बोलता तो पूरा ही होगा। एक्सपेल तो वो है ना जो इस कंटेनर से बाहर है। हीटेड गैस क्या है? इतना वॉल्यूम में से इतनी एक्सपेल हुई। बच्चे क्या कहते हैं, कंफ्यूज क्या होते हैं कि आपने कैसे कंटेनर का वॉल्यूम पुट करो, ओरिजिनल तो इतना लाए थे हम। भाई ओरिजिनल वॉल्यूम से मैं परसेंटेज कैसे निकालूंगी? वो तो हमेशा ही ज्यादा होगा। ओरिजिनल वॉल्यूम से तो ये हमेशा ही ज्यादा होगा। कितने गुना ज्यादा होगा तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हीट कर रहे हो गैस, इस कमरे में कितनी बड़ी फैल जाएगी। तो अगर मैं दिस डिवाइडेड बाय ओरिजिनली टेकन लूं तो मैं परसेंटेज निकाल रही हूं। फिर कोई लॉजिक नहीं। मान लो एक्सपेल होने के बाद इसका वॉल्यूम 30 लीटर हुआ। 30 लीटर क्या है गैस के लिए फैलने में, और ओरिजिनली ये कंटेनर में 2 लीटर का लाई थी, और अब मैं इसकी परसेंटेज निकाल रही हूं। कैन यू इमेजिन क्या आएगी परसेंटेज?
बोल भी सकोगे इसको परसेंटेज? सामने वाला शक्ल देखेगा ये परसेंटेज है, तो क्या होगा इसमें भाई? 2 लीटर टोटल थी और अब 30 लीटर है। तो सबसे बड़ा डाउट मेरे पास जो एनएमएसटी का आता था आज से 4-5 साल पहले, नीचे तो टोटल ओरिजिनल वॉल्यूम लिखना चाहिए था जिसमें से परसेंटेज निकाल रहे हैं, नहीं, नीचे क्या लिखना चाहिए था? हीटेड गैस का वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना, उसमें से एक्सपेल्ड गैस कितनी, इतने में से ये कितना। अगर इसको इस डायग्राम की तरह समझोगे तो वो 7-8 क्वेश्चन एक झटके में हो जाएंगे। तो अब फिर मैंने वो फॉर्मूला लिखा इसको बताने के बाद, वॉल्यूम एक्सपेल्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ हीटेड गैस एट हीटेड टेम्परेचर, वॉल्यूम एट हीटेड टेम्परेचर। समझ आ गया इस बड़े से छोटा का मतलब क्या है? यानी इतना नया वॉल्यूम हुआ, उसमें से इतना एक्सपेल हुआ, उसको इनटू 100 किया, वॉल्यूम ऑफ गैस एक्सपेल्ड का, एयर एक्सपेल्ड का परसेंटेज ऐसे आएगा। ये किसी क्वेश्चन का एक हिस्सा होगा, उसके आगे नया क्वेश्चन होगा, लेकिन ये एक पहला हिस्सा पहली लाइन में होगा जो आपको पता होना चाहिए, इतना मुश्किल नहीं है। सो कैन आई से वॉल्यूम हमेशा बढ़ता है हीटिंग पे। छोटा वॉल्यूम, कम वॉल्यूम पक्का कोल्ड गैस है, बड़ा वॉल्यूम मतलब हीटेड गैस है। ये अब आपको हमेशा पता होना चाहिए। हीटेड गैस विल ऑक्यूपाई मोर स्पेस एज कंपेयर टू कोल्ड गैस। सो अब एक्सपेल्ड गैस कोई कैसे निकालेगा? एक्सपेल्ड गैस, ये हुआ हीटेड गैस का वॉल्यूम, हम सिंपल पीवी इक्वल टू एनआरटी से निकालने वाले हैं थोड़ी देर में, और कंटेनर का वॉल्यूम इज दिस, तो दिस माइनस दिस कर लेंगे इतना, यही है V2 माइनस V1। V2 क्या है? कोल्ड गैस या कंटेनर। अब कोल्ड गैस का मतलब क्या है? गैस ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो यहां मैंने कोल्ड गैस क्वेश्चन में लिख दिया, तुमको कंटेनर का वॉल्यूम तो दिया ही नहीं मैम। कोल्ड गैस का वॉल्यूम इज नथिंग बट कंटेनर का वॉल्यूम। तो कोल्ड गैस और ये फाइनल वॉल्यूम, एक्सपेल्ड कितना होगा? V2 माइनस V1। तो क्वेश्चन में यही दिक्कत आनी है कि V2 माइनस V1 क्यों किया है? दिस इज V2, दिस इज V1। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? तो इस तरह से मेरे पास V2 माइनस V1 से आया इसका वॉल्यूम एक्सपेल्ड, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ हीटेड गैस, दैट इज V2 into 100। ये पहुंचाने के लिए मुझे इसको क्लास में लेना पड़ा, ये अपने आप नहीं होना था। तो कोई भी ऐसी कैटेगरी क्वेश्चन जो अपने आप नहीं हो सकती वो क्लास में लिया जाएगा। और कोई भी जो वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, STP का मतलब 273 केल्विन, और 1 एटमॉस्फेयर अगर है तो वॉल्यूम कितना? 22.4 लीटर्स। लेकिन अगर वही प्रेशर आप 1 बार में कर रहे हो एक्सप्रेस, एंड यू नो प्रेशर चेंज करता है वॉल्यूम को, और 1 एटमॉस्फेयर और 1 बार अप्रोक्सीमेटली सेम है, लेकिन 0.98 बार है 1 एटमॉस्फेयर की बात करूं तो थोड़ा सा कम है, बार का प्रेशर थोड़ा सा कम है। कम प्रेशर होगा तो वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। तो कभी मोल कॉन्सेप्ट ऑफ एनएमएसटी करते वक्त 22.7 लीटर्स आया हो और आपने 22.4 लीटर लेके चला लिया हो तो हमने भी इग्नोर किया होगा। बट अगर 1 बार है, अब नहीं, 1 बार है तो वॉल्यूम इतना, 1 एटमॉस्फेयर है तो वॉल्यूम इतना। और अब मैं लॉ के साथ, सबूत के साथ पढ़ा रहा हूं। अभी भी +1 जो है उनको हम यही करेंगे, राइट? अभी भी हम यही करेंगे। हाँ, 22.4 लीटर, पहले उसकी आदत पड़े, स्लो स्लो ये चीज आती है। ठीक है, चलिए। SATP, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। एम्बिएंट मतलब यूजुअली हमारी एम्बियंस लैब्स 25 डिग्री पे मेंटेन्ड होती है। तो अगर SATP आया तो टेम्परेचर आपका कितना होगा? 25 डिग्री। प्रेशर 1 बार। उस वक्त वॉल्यूम, भाई इतने हाई टेम्परेचर पे वॉल्यूम कैसे तुम 22.4 लीटर कहोगे? समझ रहे हैं आप? 0 डिग्री पे 22.4 है, 25 डिग्री पे कितना है? 24.78 लीटर्स। तो टेम्परेचर बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर घटा, वॉल्यूम बढ़ा। तो ये इंफॉर्मेशन मैं इन गैस लॉज के साथ ही सेटल कर सकती हूँ। सो नाउ यू विल सी अ वेरी डिफरेंट कैटेगरी क्वेश्चंस, क्योंकि वहां पर ये चीजों का जब लगना है तो आपको प्रेशर की एक एक चीज, टेम्परेचर की एक एक चीज देखनी होगी। आगे चल सकते हैं? क्लियर सबको? तो SATP, STP कंडीशंस कितना फर्क डाल रही है वॉल्यूम पे, वो आ गया। दिस इज एवोगेड्रो लॉ कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट। तो मुझे एक सवाल का जवाब दो, पता नहीं ऐसे ही गर्दन तो नहीं हिला रहे, मैं फास्ट पढ़ा रही हूं। एक कंटेनर वॉल्यूम V, दूसरा कंटेनर वॉल्यूम 2V, तीसरा 3V, टेम्परेचर प्रेशर सेम। अगर कंटेन, मतलब मुझे दोनों का मोलर रेशो चाहिए,
सेम टेम्परेचर प्रेशर पे दोनों का मोलर रेशो चाहिए 1:2। अगर वॉल्यूम आपने सेम टेम्परेचर प्रेशर पर डबल किया हुआ है किसी गैस का तो उसका मोल भी डबल होगा। ठीक है, चलिए अब सारे लॉज जो अब तक आपने दोनों साल में पढ़े हैं गैसेस को लेके सबको कंबाइन करते हैं। दिस इज एवोगैड्रो लॉ, दिस इज चार्ल्स लॉ, दिस इज बॉयल्स लॉ। इन तीनों को ही कंबाइन कर देती हूँ। ठीक है, मॉन्टोन्स लॉ भी आप वो भी ले आओगे, फर्क कुछ नहीं पड़ना, 3 से ही काम हो रहा है, चौथा ले आओ तो ठीक भी है। इन तीनों लॉ को कंबाइन करूं तो क्या ये चीज आती है बच्चों? तीनों लॉ को कंबाइन करो, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू एन एंड देन टी एंड देन पी। तो क्या बन गया मेरे पास? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एंड टी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। तो ये प्रोपोर्शनलिटी हटा के अगर मेरी इच्छा है इक्वालिटी लाने की तो कौन सा कांस्टेंट उठा के लाई? गैस कांस्टेंट। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी हमने दबा के यूज किया है, मोल कॉन्सेप्ट से शुरू हुए और इक्विलिब्रियम तक आए प्रेशर के वक्त। जब किसी गैस, वो प्रेशर वाले क्वेश्चंस थे तो वहां पर पीवी इक्वल्स टू एनआरटी आइडियल गैस मान के यूज किया है। इस शीट में इक्विलिब्रियम के वो क्वेश्चंस भी होंगे जिसमें मैंने प्रेशर यूज किया है, क्योंकि अब मेरे को टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस मेरे हाथ में आ गई। प्रेशर मेजर कैसे किया जाता है मेरे हाथ में आ गया। तो वो क्वेश्चन इक्विलिब्रियम के जो आप अभी नहीं कर पा रहे थे इससे पहले, तो 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपसे हटाए गए थे, अब कर पाओगे। अब वो जेईई मेंस में नहीं आ सकते। ठीक है, सो कैन वी सी पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी? इस पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी को थोड़ा मैथमेटिकली डील करते हैं विद फॉर्मूला प्लेसमेंट्स। क्या नंबर ऑफ मोल्स की जगह मैं मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास लिख सकती हूँ और वॉल्यूम उतार के इधर ले आऊं? मास बाय वॉल्यूम किसी भी चीज का क्या होता है? डेंसिटी। और मास को इधर ले आऊं, पीएम इज इक्वल्स टू डीआरटी, यानी P1। अब मोलर मास तो किसी का फिक्स्ड है, डेंसिटी बदल सकती है वॉल्यूम के साथ, और अगर टेम्परेचर भी फिक्स्ड है तो मैं P1 इज प्रोपोर्शनल टू D1, P2 इज प्रोपोर्शनल टू D2 कह सकती हूँ एट चेंजिंग थिंग्स। सो एनीवेज वो जो चेंज होगा उस हिसाब से आपको देंगे, लेकिन अभी के लिए आइडियल गैस इक्वेशन सारी दुनिया ये रखती है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। ये भी आइडियल गैस इक्वेशन है, दैट डेंसिटी ऑफ गैस इज पीएम बाय आरटी, राइट, या पीएम इज इक्वल्स टू डीआरटी। ये भी आइडियल गैस इक्वेशन की कैटेगरी में ही रखा जाएगा। तो आइडियल गैस इक्वेशन मेरे पास 2 तरीकों से आ गई। ऑल इन ऑल, density is directly proportional to molar mass if experimental conditions kept constant, जो अक्सर रखी जाएंगी। गैसेस के बिहेवियर में आप देखेंगे प्रेशर टेम्परेचर अक्सर कांस्टेंट ही दिया जाएगा आपको। प्रेशर और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो डेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? मोलर मास पे। भाई सोच के देखो, मुझे दिख रहा है यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम भी फिक्स ही हो गया। तो सारे लॉज पढ़ के आए हैं, टेम्परेचर और प्रेशर नहीं बदलने दिए तो वॉल्यूम तो बदलेगा ही नहीं। जब डेंसिटी में क्या होता है, एक तरह से मास बाय वॉल्यूम। भाई वॉल्यूम तुमने बदलने नहीं दिया तो फिर कौन कंट्रोल कर रहा है डेंसिटी को? वो कितना भारी है, मोलर मास। कैपिटल एम इज मोलर मास। वॉल्यूम सेम है, भारी बॉल भर दोगे तो डेंसिटी ज्यादा, हल्की बॉल भर दोगे तो डेंसिटी कम। तो क्या डेंसिटी गैस की मोलर मास पे डिपेंड करती है? आंख बंद करके कहो यस, इफ प्रेशर एंड टेम्परेचर आर केप्ट कांस्टेंट। तो आइडियल गैस इक्वेशन खाली ये नहीं है, ये भी है। तो अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग बनी हो तो ये चीजें आपको आती है, बस एक जगह लिखने की बात होती है। आर की क्या क्या वैल्यूज चलेंगी? यू ऑल मस्ट हैव यूज 3 वैल्यूज। आपने कैलोरीज में अप्रॉक्सीमेटली 2 भी यूज किया है जो 1.98 कैलोरी है। एक नहीं यूज की आपने आज तक वैल्यू, तो ये वो मैंने फिर डेसीमीटर क्यूब का सेंटीमीटर क्यूब ही किया और कुछ नहीं। वो वैल्यू आप देख लीजिए, इट इज 82.1। बस फर्क यूनिट्स का है, वो भी प्रेशर की यूनिट, कहीं लीटर एटमॉस्फेयर है, कहीं जूल्स है। उस हिसाब से आपको यूनिट्स के हिसाब से आर की वैल्यू पुट करनी है इस शीट के न्यूमेरिकल्स में, या जब भी हम टेस्ट लेंगे उसमें हम ये वैल्यूज शायद दें शायद ना दें, वो डिपेंड करेगा। ये तो ना पढ़ाऊं, ये तो बहुत कर लिया हमने। जाल डाल मेथड आई थी तब भी बात हुई, और अभी डाल्टन्स लॉ ऑफ प्रेशर रिसेंटली, अगर आप लोगों से बात करूं प्रेजेंट 12 से, तो हम करके आए हैं। ड्यूरिंग हेनरी राउल्स हमने ये डिस्कस किया है कि टोटल प्रेशर ऑफ अ गैस मिक्सचर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स A, B, C, D।
तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर मैं अभी नहीं ले रही, बस एक लाइन जरूर कह दूंगी, अगर कोई वेट गैस होती है जैसे नाइट्रोजन, वेट गैस का मतलब होता है उसके अंदर जो उस वेट गैस का आप प्रेशर ले रहे हो ना, उसमें नाइट्रोजन की वजह से लगने वाला प्रेशर प्लस वाटर की वजह से लगने वाला प्रेशर दोनों का सम होता है। तो कोई उस केस में आपसे नाइट्रोजन गैस का प्रेशर पूछता है तो ड्राई गैस तो ये होती है, तो आपको उसमें से वाटर की वजह से लगने वाले प्रेशर को माइनस करके देना होता है जो टोटल प्रेशर है। तो टोटल प्रेशर जितना भी है उसमें से एक्वस टेंशन हम माइनस किया करते थे जब जाल्डाल मेथड और डूमास मेथड पढ़ रहे थे। तो ये हर जगह यूज होती है बात। दो चीजें हैं, फिर चाहे वाटर वेपर्स की क्यों ना हो, दोनों का सम एक्चुअली टोटल प्रेशर देता है जो वेट गैस का है। तो ध्यान देना पड़ता है क्वेश्चन में, गैस ड्राई है कि वेट है। ड्राई गैस का प्रेशर पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में पुट होता है, ये वाला प्रेशर है जो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में होगा। तो क्वेश्चन में ध्यान देना होगा गैस। अब आपको कैसे पता चलेगा, यही क्वेश्चंस के थ्रू पता लगेगा कि गैस को पानी के ऊपर रखा है तो पक्का वो वेट है, और गैसेस को जनरली पानी के ऊपर रखते हैं और क्वेश्चन में बता रखा होता है। तो अगर वो गैस का प्रेशर उन्होंने दे रखा है वेट गैस का और तुम पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगा के टेम्परेचर निकाल रहे हो, गलत। तुमको क्या निकालना पड़ेगा, इसमें सिर्फ गैस आ सकती है, तो यहां पे तुमको ड्राई गैस का प्रेशर निकालना होगा। उस क्वेश्चन में एक्वस टेंशन दी होगी, टोटल प्रेशर अगर मेरे को 280 मिलीमीटर एचजी दिया है और इसका 13 मिलीमीटर एचजी है, तो 280 में से 13 माइनस करके जो प्रेशर आएगा वो यहां पुट करना है। ड्राई का मतलब ये होता है। तो ये पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इज एप्लीकेबल फॉर ड्राई गैस। ये क्लियर होगा, क्वेश्चंस के थ्रू होगा। तो लास्ट लॉ फॉर टुडे इज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। ये आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, गैसेस का फैलना। सिंपल टर्म्स में एक गैस के कंटेनर का ढक्कन आप खोल दीजिए, गैस क्या हो जाएगी, डिफ्यूज। गैस के मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे से दूर भागना, फैल जाना, एंड टू ऑक्यूपाई स्पेस, इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूज होना। गैस लीक हो गई जिसको आम आदमी कहता है, साइंस पढ़ा लिखा उसको कहता है गैस डिफ्यूज हो गई, डिफ्यूज होके फैल गई। इफ्यूजन होता है एक बारीक से नोजल से गैस अगर निकलती है, जैसे परफ्यूम्स या डिओड्रेंट्स या आप एलपीजी सिलेंडर्स, इन जगहों पे बात करें, छोटी सी नोजल से जैसे ही हम प्रेशर रिलैक्स करते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स डिसिप्लिन्ड वे में बाहर निकलते हैं, वो होता है इफ्यूजन। फ्रॉम अ पिन होल, दिस इज इफ्यूजन। एंड नो कंट्रोल, रैंडमली सारे मॉलिक्यूल्स भाग पड़ेंगे, दैट इज डिफ्यूजन। तो ग्राहम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर डिफ्यूजन, नॉट वेरी मच फॉर इफ्यूजन, ऑल्दो सिमिलर सा ही है, दोनों में काफी सिमिलर रहेगा। अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन इस कमरे में सेम रखते हो, यहां एक कंटेनर नाइट्रोजन गैस का रखा है, एक कंटेनर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रखा है, दोनों की लिड में खोल देती हूं, दोनों गैसेस का डिफ्यूजन रेट सेम नहीं होगा, दोनों गैसेस का डिफ्यूजन रेट अलग अलग होगा, वो डिपेंड करता है गैस पे। कैसे, चेक। यही ग्राहम्स लॉ है। रेट ऑफ diffusion denoted by small r is actually inversely proportional to square root of density। ठीक है, स्क्वायर एक तरह से मोलर मास, डेंसिटी क्या हो जाएगी उसकी, मोलर मास ही होगा, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। तो एक गैस और दूसरी गैस का रेट अगर मुझे कंपेयर करना है तो दिस इज हाउ आई विल कंपेयर, क्योंकि रूम सेम है, टेम्परेचर प्रेशर सेम है, तो पक्का कांस्टेंट सेम आएगा, वो कट जाएगा। तो इस तरह से ग्राहम्स लॉ शुरू हुआ और खत्म भी यही हो रहा है, बस थोड़ा सा ही चेंज करना है। अच्छा, रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे डिफाइन करूं? अब अगर मेरे को यहाँ दो लोगों की रेस लगवानी तो मैं क्या देखूंगी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने टाइम में, जिसने जल्दी ट्रेवल किया मतलब टाइम कम लिया वो विनर हो जाएगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन गिवन टाइम। तो यही बात मेरे को गैसेस के लिए रेट ऑफ डिफ्यूजन में लगानी होगी। वॉल्यूम ऑफ गैस कितनी डिफ्यूज होगी डिवाइडेड बाय टाइम कितना लिया, तो उसकी जगह कोई डेल्टा वी बाई डेल्टा टी भी लिख सकता है, कोई वी बाई टी भी लिख सकता है, वन एज द सेम थिंग। हमें पता होता है जब हम ग्राहम्स लॉ की बात कर रहे हैं तो यहां आता है वॉल्यूम डिफ्यूज्ड। तो वॉल्यूम डिफ्यूज्ड मेरे पास अगर है, सो चेक, एक ही रूम में दो गैसेस को डिफ्यूज होने की परमिशन मिली और आपसे पूछा 10 मिनट में कौन सी गैस ज्यादा डिफ्यूज हुई, कितनी डिफ्यूज हुई, समथिंग लाइक दैट। तो 10 मिनट में तो मतलब क्या है, टी तो सेम हो गया,
सेम टाइम में वॉल्यूम डिफ्यूजन की बात की जाए तो R1 R2 इज V1 बाई टी V2 बाई टी, टी और टी कैंसिल हो जाने हैं। मैं ये नहीं कह रही निकाल रहे हैं, बट किसी जगह एकदम से R1 बाई R2 की जगह आप अगर V1 बाई V2 देखें तो सक पकाए नहीं। अगर किसी क्वेश्चन में 10 मिनट में डिफ्यूजन की बात की तो दोनों जगह डिनोमिनेटर 10 ही होगा। तो जब भी सेम टाइम की बात आएगी, रेट इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम डिफ्यूज्ड इन सेम टाइम। तो R1 R2 की जगह कभी ये लिखा देख सकते हैं आप V1 बाय V2 विच इज अगेन इक्वल टू द सेम D2 बाय D1। तो ऊपर लिखी इक्वेशन का RHS सेम रखा है, मैंने LHS को सब्स्टिट्यूट किया। समटाइम यू कैन फाइंड दिस एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड दिस। ये तो डेफिनेशन थी, RR दे दिया। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, चलेगा? चेक। डेंसिटी एक्चुअली किस पे डिपेंड करने वाली है? मोलर मास पे। तो डेंसिटी छोड़ो यार, मोलर मास। ये बात कहां से ले आए डेंसिटी और मोलर मास? आपने पढ़ा है सबसे पहले चैप्टर में, वेपर डेंसिटी इनटू 2 गिव्स मी मोलर मास। तो जो वेपर डेंसिटी का हाल होगा वही मोलर मास का हाल होगा। या इनटू 2 कर दूं तो यही तो आना है। सो क्या मैं इसको इस्तेमाल कर सकती हूँ? यस। और सबसे ज्यादा जो इक्वेशन इस्तेमाल होगी वो मैं आपके सामने नीचे लेके आई हूँ। मैं इसका भी एक क्वेश्चन दिखा रही हूँ। दिस इज इनफ फॉर ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इसके क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग मिलेंगे, वो भी हम करेंगे डीपीपी के थ्रू। ये आपके लिए ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का बेसिक है। अब अगर मेरे को बेसिक आ गया, देखो तुम्हारे सामने क्वेश्चन किया हुआ है, बड़ा सिंपल सा। तब तक मैं जरा डीपीपी में देख लूं कि क्या क्वेश्चन है। कोई ऐसा जिसके पास डीपीपी ना पहुंची हो? Which gas will diffuse fast? जिसका मोलर मास और हाउ मच? जिसका मोलर मास जितना ज्यादा होगा वो गैस उतनी स्लो डिफ्यूज करेगी। कह सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था ना डेंसिटी के, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। और डे टू डे भाषा में कहा जा सकता है भाई भारी मॉलिक्यूल धीरे ही डिफ्यूज करेगा, उसके लिए डिफ्यूज करना मुश्किल है, हैवी है तो सरफेस एरिया ज़्यादा है, सरफेस एरिया ज़्यादा तो वेंडोवॉल फोर्सेस ज़्यादा है, पक्का गैस के दूसरे मॉलिक्यूल उसको पीछे खींच रहे होंगे, मत जा। ठीक है, तो इसीलिए गैस का डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। भारी गैस स्लो डिफ्यूज होगी, हल्की गैस तेज डिफ्यूज होगी। अब सपोज इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू गैसेस डिफ्यूज इन 20 and 10 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। एक गैस का मोलर मास दे दिया, दूसरी गैस का पूछ लिया। इस तरह सिंपल क्या ही दूंगी मैं इसमें कि मेरे को पता है यहां पर वॉल्यूम सेम, इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू गैसेस डिफ्यूज। तो मेरे को वॉल्यूम हटा के यहाँ टीएटीबी की टर्म्स में पुट करके एक का मोलर मास दे रखा है, एक का मैं निकाल लूंगी। तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन लाई कि ग्राहम्स लॉ घुस जाए आपके दिमाग में। डीपीपी सबके पास है, उठाइए अपनी पसंद के 4 5 6 क्वेश्चन करिए जरा। फिर लास्ट स्टेज पे आते हैं, दैट इज प्रेशर लैब में नापा कैसे जाता है। एक चीज और देख लेना, सॉरी बच्चों, ये तो आप देखिए गैसेस हैविंग सेम मोलर मास हैव सेम रेट अंडर सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, वेरी ऑब्वियस। अगर दो कंटेनर जो मैं गैसेस के लाई उनका प्रेशर डिफरेंट कर दूं, एक में प्रेशर बहुत ज्यादा है यानी बहुत ज्यादा गैस है, और एक में प्रेशर बहुत कम है, कम गैस है, तो कौन सी गैस ज्यादा डिफ्यूज होगी? जिसमें ज्यादा गैस है, ज्यादा प्रेशर है। इफ प्रेशर इज नॉट सेम then this is Graham's law of diffusion। अब 2 4 5 क्वेश्चन उठाइए। टेम्परेचर का मेजरमेंट कैसे होता है? एक्चुअली इस चैप्टर में हमें तीनों के मेजरमेंट बताने होते हैं। टेम्परेचर का तुम लोगों को बताया जा चुका है, केल्विन स्केल, डिग्री सेंटीग्रेड स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल में रिलेशन क्या होता है, मरकरी होता है, जीरो कहाँ से शुरू होता है, हाईएस्ट टेम्परेचर क्या है, लोएस्ट टेम्परेचर क्या है। कोई अगर तुमसे पूछे केल्विन स्केल में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 273। केल्विन स्केल में 273 केल्विन। अच्छा, तुम रिलेशन बता रहे हो कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में 0 डिग्री इज वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, और केल्विन स्केल में क्या होगा? 273.15। फ़ारेनहाइट स्केल में भी पूछेंगे तो कर लेंगे। एक क्वेश्चन डाला है मैंने ताकि बच्चों को ये पता रहे, जो चैप्टर 1 मोल कॉन्सेप्ट में डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन और फ़ारेनहाइट का रिलेशन दिया जाता है वो याद होना चाहिए। तो एक आधा क्वेश्चन जरूर ऐसा डाल दिए कि अनटच ना रहे आपसे टॉपिक।
इसी तरह से मास को कैसे मेजर करते हैं, खाली डब्बा लिया, गैस का मास भरा, बंद किया, भरे डब्बे का मास लिया और दोनों को सबट्रैक्ट करके गैस का मास आ जाएगा। वहां आ जाएंगी यूनिट्स, किलोग्राम, ग्राम, माइक्रोग्राम, मेगा, वो सब आपको आता है। तीसरी मेजरमेंट जो गैस की है, तो गैस का मास, गैस का वॉल्यूम तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, और गैस का टेम्परेचर हमें थर्मोमीटर से यूज करना है, 3 थर्मोमीटर होते हैं। लास्ट इज मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। प्रेशर कैसे मेजर किया जाता होगा, उसको कोई थर्मोमीटर नहीं होता, बैरोमीटर्स और मैनोमीटर्स होते हैं। अब प्रेशर वैसे किसी ने पहली बार कैसे सोचा होगा मेजर कैसे करते हैं। ऑब्वियसली लैब में आपको ऐसे भरा कंटेनर मरकरी का दिखाई नहीं देता, लेकिन आप जानते हैं मिलीमीटर एचजी कब से चल रहा है, लेकिन आज तक वजह नहीं पता मिलीमीटर एचजी मरकरी क्यों है। कोई बोलता भी है हाँ वो थर्मोमीटर वाला मरकरी, हम भी हाँ थर्मोमीटर वाला मरकरी। प्रेशर नापने का कोई थर्मोमीटर नहीं होता, प्रेशर मरकरी लिक्विड से ही नापा जाता है, दैट इज एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। लेकिन प्रेशर नापने की शुरुआत कहां से हुई, ये एक कंटेनर में मैंने मरकरी भरा हुआ है, लिक्विड है, सेमी सॉलिड कह लो, लिक्विड कह लो, इसके अंदर एक ट्यूब डाली उल्टी करके। आपको पता है लिक्विड ऊपर चढ़ेगा ही चढ़ेगा, क्यों चढ़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इफेक्ट से। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिक्विड को ऊपर धक्का देगा और ये लिक्विड ने ऊपर चढ़ना ही चढ़ना है। तो जैसे ही मैंने ये ट्यूब उल्टी करके डाली इस मरकरी के अंदर, इस कमरे में, थोड़ी देर बाद मैं देखूंगी मरकरी इसमें जितना चढ़ना है चढ़ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम मतलब रूम का प्रेशर और ट्यूब के अंदर लगने वाला प्रेशर जब बराबर आ गया, तब मैं देखूंगी हाइट का डिफरेंस क्या है। यहां तक तो होना ही था, इतना तो आना ही आना था, लेकिन इससे ऊपर आया है, वो मेरे को प्रेशर पता लगाने को देगा। तो ये क्या हुई, हाइट ऑफ मरकरी कॉलम, जो मरकरी कॉलम की हाइट है, ये रहा मरकरी। इसमें अगर मैं कोई मिस्टेक करूं तो पकड़ लीजिएगा, क्योंकि ये शायद आपके फिजिक्स में कहीं आपको पढ़ाते होंगे। आई कैन बी रॉन्ग हेयर, मैं पहले ही बता दूं, तो कुछ होगी गलती तो मुझे बता देना। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस ट्यूब का मैंने ए मान लिया, डेंसिटी जो मरकरी की है मैंने रो मान ली, जो अक्सर क्वेश्चंस में दी जाएगी। तो मुझे जहां तक लगता है आप सबको पहले ही पता है कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर इज रो एच जी। इस जी की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 9.8 ग्रेविटी, ठीक है, 10 करते हैं अप्रोक्सीमेटली, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, आप जो भी फिजिक्स में करते हैं वो यहां करेंगे। रो एच जी से प्रेशर निकल जाता है। अब मेरे को इस कमरे का प्रेशर नापना है और मैं ये खुला कंटेनर तो नहीं रख सकती, ये तो प्रिंसिपल है, लेकिन इसको ऑपरेशनल बनाना, ऑपरेशनल मतलब इसको एक रूम में यूज कर पाने के लिए मेरे को कुछ और यूज करना होता है। तो ये मत सोच लेना ऐसा कोई बैरोमीटर रखा होता है, ये सिर्फ उसके पीछे का प्रिंसिपल बता रहे हैं। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय मैनोमीटर, कैसे मैनोमीटर की रीडिंग से मेरे को प्रेशर पता चलता है, अप्लाइंग सेम लॉजिक जो ऊपर ओपन कंटेनर में डाला। ध्यान से सुनना, जिस गैस का प्रेशर मुझे निकालना है, यूजुअली गैस का ही निकालना है, ठीक है, इस एटमॉस्फेरिक एयर का निकालना है तो वो बात अलग है, लेकिन मेरे को वो तो चलिए अलग तरीके से आएगा। मेरे को किसी गैस का प्रेशर अगर निकालना है तो मैं कैसे निकालूं उस गैस को, जिस भी प्रेशर से वो गैस आ रही है। मुझे देखना है इस पाइपलाइन से गैस जा रही है कि ज्यादा प्रेशर तो नहीं हो गया, पाइपलाइन फट ना जाए, तो मेरे को प्रेशर नापना पड़ता है। तो उस पाइपलाइन से गैस को यहां कनेक्ट किया, ये गैस का प्रेशर अब मेरे को नापना है। अब सोच के देखिए, इसको मैंने किससे कनेक्ट किया, एक यूट्यूब से, और इसके अंदर क्या भरा था, मरकरी, जो यहां तक था दोनों में। अगर मैं प्रॉपर लेवल डालूं तो वो यहां तक आ गया। अब जैसे ही ये खाली बल्ब होता तो मरकरी का लेवल यहां आना था, लेकिन जैसे ही यहां से गैस आई, इसके अंदर मैंने गैस भरी, इस गैस का प्रेशर आएगा, इस गैस का प्रेशर क्या करेगा, इस लिम में इसको धक्का देगा ऊपर की तरफ, इस लिम में ऊपर की तरफ धक्का दिया। इतना तो ओरिजिनली होता ही होता, लेकिन इस गैस के आने की वजह से मरकरी ऊपर की तरफ धकेला गया। वो हाइट कितने मिलीमीटर थी, 100 मिलीमीटर एचजी। ये जो प्रेशर की यूनिट जमाने से चल रही है ये इससे आई है। जो एयर है उसने धक्का कितना दिया, 760 मिलीमीटर एचजी। अगर यहां एयर लाने दी होती और उसने 760 मिलीमीटर एचजी करा होता तो मैं क्या कहती, एयर का प्रेशर कितना है, मरकरी की हाइट को कहां पहुंचा दिया, 760 मिलीमीटर एचजी। उसी को यूनिट बना के आपको दे रहे हैं कब से। तो यहां पर हाइट कितनी है उससे मेरे को प्रेशर पता लग गया, क्योंकि ये हाइट का राइज सिर्फ किससे हुआ होगा, गैस के प्रेशर से। यहां से ये यूनिट पैदा हुई और यहां से हम लोग इसको पकड़ने लगे। तो अंडरस्टूड कि ये हाइट क्या है। फिर आप उसको प्रेशर के ऐसा यूनिट्स के साइड ले जा सकते हो,
यहाँ पे हाइट पुट करी, यहाँ डेंसिटी पुट करी, जी पुट किया, इसको हम केमिस्ट्री में नहीं डील करते। मतलब अगर आप मेरे से इसकी कैलकुलेशन और वो सब पूछेंगे भी कि इतना कैसे आए कैसे आए, वी डू नॉट डील दिस। हम डील कर रहे हैं ये 760 मिलीमीटर एच जी, 100 मिलीमीटर एच जी या 200 मिलीमीटर एच जी आता कैसे, आप इक्विपमेंट कैसे नापते हो, तो इस तरह से गैस का प्रेशर नापा जाता है। लेकिन व्हाट इफ ये लिम्ब ओपन हो, तो दो तरह के मीटर्स होते हैं, एक लिम्ब क्लोज्ड, एक लिम्ब ओपन। देखना आपके पन्ने पलटना, एक मैंने डायग्रामेटिकली क्वेश्चन दे रखा है, देखना है या वो रह गया है। पन्ने पलटेगा, एक डायग्राम आना चाहिए मेरे हिसाब से, कुछ कुछ ऐसा ही है किसी क्वेश्चन में। किधर गया वो? चलिए अगली शीट में आ जाएगा, इसका मतलब इसमें आया नहीं वो क्वेश्चन। यू विल रिसीव इट इन नेक्स्ट शीट, ठीक है। अगर मैंने ओपन लिम्ब ले लिया होता तो क्या होता, इसके अंदर गैस भरी, क्लोज लिम्ब होता तो क्या होता, सोचो, जो पिछली स्लाइड पे गया। अगर तो लिम्ब क्लोज्ड है तो, ये बहुत ध्यान से आखिरी स्लाइड है, यहां गैस का धक्का लगना शुरू होता, मरकरी का लेवल राइज होता, इस गैप को निकाल के पहुंच जाती। मेरे को फिजिक्स में नहीं जाना जो मैं रो एच जी करूं, केमिस्ट्री में कहीं आप जी शायद ही इस्तेमाल करें, तो मैं क्या बोल देती, इस गैस की वजह से, अगर क्लोज लिम्ब होता, इस गैस की वजह से लगने वाला प्रेशर जी 100 मिलीमीटर एच जी है। बट अगर ये है ओपन लिम्ब तो बात कुछ बदल जाएगी। ओपन लिम्ब का मतलब क्या है भाई, गैस का जो प्रेशर आ रहा है यहां से एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी आ रहा है, गैस इस मरकरी को ऊपर चढ़ा रही है और एटमॉस्फेयर इस मरकरी को नीचे धकेल रहा है। तो आप ये सोचिए, इस गैस ने 100 मिलीमीटर एचजी इसको पहुंचाने में 760 भी बर्दाश्त किया है, यहां से ऊपर ले जाने में क्या हुआ होगा, पहले तो इस गैस ने कवर अप किया 760 मिलीमीटर एचजी को, उसके बराबर लाया, उसके बाद इसको इतना ऊपर धकेला। तो अगर कोई ऊपर से इतना प्रेशर आ रहा है और नीचे वाला आके उसको 100 मिलीमीटर एचजी ले जाए, मतलब उसने इस प्रेशर को भी तो कॉम्पैक्ट किया है। तो इस केस में गैस का प्रेशर क्या होगा, दिस प्लस 100 मिलीमीटर एचजी, कि वो ऊपर के प्रेशर से गैस नीचे नहीं लुढ़की, वरना इस ऊपर के प्रेशर से मरकरी इधर पहुंच जाना था। इस गैस ने उस प्रेशर को भी कॉम्पैक्ट किया, प्लस अपने मरकरी के लिम्ब को 100 मिलीमीटर एचजी ऊपर चढ़ाया। तो अगर लिम्ब ओपन है तो आपके पास प्रेशर ऑफ गैसेस, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर था वो, और साथ में डिफरेंस इन लिम्स लेवल ऑफ मरकरी। और दूसरी चीज, अगर ये प्रेशर यहां ना होके मरकरी यहां रहता तो इतनी हाइट आती 50 मिलीमीटर एचजी। इसका क्या मतलब होता, इसका मतलब ये होता गैस ने इसकी कोशिश करनी थी ऊपर चढ़ाने की, अब क्या हुआ, गैस को 760 मिलीमीटर एचजी प्रेशर झेलने के चक्कर में नीचे आना पड़ा 50। तो वो कितना झेल पाई, 760 माइनस 50। जब लिम्ब में मरकरी नीचे है तो आप डिफरेंस को माइनस करोगे, और लिम्ब में मरकरी ऊपर है तो आप डिफरेंस को प्लस करोगे। जो इस लॉजिक को नहीं समझ पाते रट नहीं पाएंगे कि अगर यहां से गैस ने धक्का दिया और वो यहीं तक मरकरी को ला पाई, मतलब, और ये गैप जो था ओरिजिनल से ये गैप 50 था, इसका मतलब वो 760 झेल तो रही थी लेकिन झेल नहीं पाई। 760 झेल लेती तो यहां तो आ जाती, पर गैस मरकरी को यहां भी नहीं पहुंचा पाई, थोड़ा नीचे रह गया, यानी 760 में बस 50 की कसर रह गई मेरे प्रेशर में। 50 और होता तो मैंने इधर ला देना था। इसका मतलब गैस की वजह से प्रेशर कितना था, दिस। तो ये आपको प्रॉपर डायग्राम दिया जाएगा। इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन अब एडवांस में कैसे आएगा, आपको गैस एट टेम्परेचर टी, एट टाइम टी, जो भी कैसे कहते हैं, उसका प्रेशर, इनिशियल प्रेशर इस डायग्राम से निकालना होगा। बाकी वही इसमें से x गया, स्मॉल p गया, और k जो निकालते हैं आप kp, लेकिन प्रेशर निकालने के लिए ये डायग्राम चिपका देंगे आपके पास। तो स्टेट्स ऑफ मैटर से आपको प्रेशर मेजर करना आया, क्वेश्चन तो इक्विलिब्रियम का था, पता नहीं यूनिवर्सिटी भी कर ली, लेवल 2 भी कर लिया, फलानी बुक भी कर ली, पास्ट ईयर्स भी देख ली, उसमें कहीं ऐसा क्वेश्चन ही नहीं मिला। तो प्रेशर मेजर करना सीखना इसीलिए मेरे को जरूरी था। तो अब आप समझ गए, ओपन लिम्ब, क्लोज लिम्ब आया फिर तो चक्कर ही नहीं, और क्लोज लिम्ब देंगे, एक आधा पन्ना घेरेंगे, फिर भी मतलब वो आपके लिए बहुत आसान होगा। तो गिवन अ चॉइस, अगर हम टीचर्स के पास चॉइस हो, हम ओपन लिम्ब वाला देंगे।
घुसना पड़े, सोचना पड़े। अंडरस्टूड? तो वो जो क्वेश्चन जो लिम वाले हैं अगर नहीं गए हैं इस टीपीपी में तो नेक्स्ट टीपीपी में डाल दूंगी 2-3 क्वेश्चंस ताकि आपको इसकी आदत पड़ जाए। दैट्स ऑल अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर्स फर्स्ट पार्ट। इट इज 4 पार्ट जिसका एक पार्ट आप पहले ही कर चुके हैं, हमें नहीं कराना। आज मैंने एक पूरा पार्ट खत्म किया है जिसकी हेडिंग थी गैस लॉज। अगले में केटीजी लेंगे, केटीजी और रियल गैस।